देखो यार, इस वीडियो को अगर देखना है तो पहले ही देख लो, ठीक है। नहीं तो यार बाद में क्या होता है, बीच में जब आप चले जाते हो तो हमको भी ठीक नहीं लगता है और आपको भी ठीक नहीं लगता है। इस वीडियो में जो है ना, हम मोदी जी को भी लेके आए हुए हैं। मोदी जी को भी कुछ सुझाव देंगे, कुछ सवाल जवाब हम लोग करेंगे आपस में, ठीक है। तो इसलिए पूरा वीडियो को देखिए और नहीं तो कुछ मत देखिए, ठीक है। आपको सब आता है, टेंशन नहीं लेना है आप। तो सबसे पहले यार हम अगर बात करते हैं तो यार साल था 2022, ठीक है। आते हैं अपने सैल्यूटेशन पे। नमस्कार दोस्तों, साल था 2022 और इसी साल के लिए हमारे सरकार ने हम भोले भाले जनता से कुछ वादा किया था, ठीक है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या हमारे वादा को पूरा किया गया है या नहीं किया गया है। क्योंकि यार जो वादा हम लोगों से किया जाता है उसको पूरा किया जाता है कि नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस मतलब होता है कि सरकार हमारी क्या वादा कर रही है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि वादा आखिर क्या होता है, ठीक है। मतलब कौन कौन सा वादा हमारे सरकार ने हमसे किया। और मुख्य रूप से हम इस वीडियो के अंदर दो तीन चीज पे बात करने वाले हैं, जिसमें मोदी जी से भी हम सवाल करेंगे कि जो एमएसपी पे कोई किसान के प्रोडक्ट को खरीदा जाता है, ठीक है, तो क्या उसका पैसा किसान को मिलता है। इसके लिए कोई एजेंसी है जो कि डिटेक्ट करे कि किसान को एक्चुअल में पैसा मिला कि नहीं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। और यार जैसे मनरेगा होता है, तो मनरेगा में जो लेबर लोग हैं उनको पैसा कैसे मिलता है। जो एक वादा था किसान का इनकम दोगुना हो जाएगा, तो इस सब पे बात करेंगे यार। क्योंकि यार अब बहुत जरूरी हो गया है बात करना। और यार हम जो है कि बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से हैं, ठीक है। और बिहार के किसानों का हालत काफी खराब है। और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो किसानों के प्रति क्या ध्यान देते हैं ये उन्हीं को पता है, हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। और यार हम लोग यूथ हैं, ठीक है। तो यार हम लोग आपस में अगर अपने आवाज को मजबूत करें तो और आगे कुछ स्टेप्स लें तो किसानों के लिए हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा बात कर लें कि 2022 के लिए जो है कि सरकार एक बहुत ही अच्छा सा कैंपेन चलाई थी, न्यू इंडिया कैंपेन, ठीक है। उसमें क्या था कि हर एक इंडियन को अपना घर मिलेगा, ठीक है। हर भारतवासी को एक घर होगा। भाई मेरे पास घर नहीं है, ठीक है, तो हमको यार घर मिला नहीं। अगर आपके अगल बगल पे में कहीं पे आपका अपना घर दिख रहा है जो आपको मिला हो तो ठीक है, आपके लिए हर घर तक पानी पहुंचेगी, ठीक है। जब घर मिला ही नहीं तो पानी कैसे पहुंचेगा, आप ही बताइए, ठीक है। फार्मर्स का इनकम 2 गुना हो जाएगा। कब तक? 2022 तक। इस सरकार का वादा था, पहले का वादा, अभी वाला नहीं। बजट तो आ ही गया है, देखते हैं कि इस बजट में क्या क्या मिला। अब भाई एक बात हमको बताओ कि यार सरकार कह रही है कि किसान का इनकम 2 गुना हो जाएगा। तो किसान का इनकम 2 गुना कब होगा? अगर मान के चलो हम एक छोटा सा फसल लेते हैं। हमारे बिहार में गन्ने का खेती होता है, हम लोग जिस लोकेलिटी में आते हैं, ठीक है। तो गन्ना यार साल में एक बार कटता है, ठीक है। और उस गन्ने का रेट मानते हैं कि 300 रुपए है, ठीक है। कितना रुपए है? 300 रुपए है। वो अलग बात है कि किसान को मिलता नहीं है 300 रुपए, वो सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इनकम 2 गुना हो जाएगी। तो सरकार का कहने का मतलब हुआ कि या तो ये जो गन्ना है साल में 2 बार कटे, तभी तो किसान को 600 रुपए मिलेगा, है ना। या कुछ सरकार इनके लिए ऐसा व्यवस्था करे, कोई अगर धान गेहूं का फसल है तो उसके हिसाब से इनकम उनका 2 गुना हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी तक इनकम इनका 2 गुना था नहीं। तो इस वादे के अनुसार या कोई ऐसा फसल लगाते हैं जिस फसल को वो पहले से रोप रहे हो, ठीक है, कल्टीवेट कर रहे हो, और वो फसल से जितना वो कमाते हैं तो उस फसल को 2 बार उपजाया जाए, तभी होगा 2 गुना। नहीं तो खेत बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो सरकार इसका रेट बढ़ा देगी। तो भैया सरकार इसका रेट नहीं बढ़ाई 600 रुपए, ठीक है, या जो भी है सरकार का। लेकिन सरकार का किस हिसाब से ये था कि फार्मर्स का इनकम 2 गुना होगा। और इस पे कहां तक वर्क हुआ तो मैं आपको बता दूं कि हम जिस लोकेलिटी से आते हैं वहां के किसान का इनकम 1/4 हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि उस एरिया का जो गन्ना मिल है वो गन्ना मिल ही बंद हो गया, ठीक है। और हमारे प्रदेश की जो सरकार है वो जो वादा करती है सरकार
कि ठीक है हम जो है कि नए नए इंडस्ट्रीज लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यार जो पहले से जो प्लांट है उसी को आप बंद हो जा रहा है, और उसके प्रति तो भैया पहले आप एक्शन लो, ठीक है, क्योंकि वहां अगर आप एक्शन लेंगे तो पहले जो चल रहा है वो चलते रहेगा, उसके बाद आगे की बात होगी। तो इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी। उसके बाद जो वादा था कि जो बुलेट ट्रेन का बात हुआ था, कल ही यार हम न्यूज में पढ़ रहे थे कि बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए जो जमीन, मतलब कि जिस रूट से वो बुलेट ट्रेन गुजरेगी उसका अधिग्रहण हो गया है। लेकिन सरकार का वादा था कि 2022 में बुलेट ट्रेन एक हकीकत हो जाएगी, चलने लगेगी। इसके लिए आपको जापान नहीं जाना होगा। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ये कुछ हद तक पूरा होते दिख रहा है, ठीक है। मतलब कि हम एक न्यू इंडिया बनाएंगे कब तक? 2022 तक। अब जो है कि एरिया ऑफ फोकस की अगर हम बात कर लें, जो इस साल का बजट है, तो उसके अकॉर्डिंगली पीएम गति शक्ति योजना, ठीक है। क्या है पीएम गति शक्ति योजना? क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तीसरा एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, और चौथा है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एरिया पे फोकस किया जाएगा इस साल के बजट में, ठीक है। जो पीएम गति शक्ति है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग सरकार क्या कहती है कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, कुछ नया शब्द लग रहा है ना, पुराना शब्द जो था ना वो शब्द को हमारी सरकार भुला दी है, अब नया शब्द लेके आई है, ठीक है। वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजों को हम सुधारेंगे, ठीक है। ये पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सरकार का क्या कहना है कि ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट है। देखो भैया, आप बजट जो है पहले भी देख लिए होंगे, ऐसा नहीं है। आज है लगभग 15 फरवरी को हम ये वीडियो बना रहे हैं और 15 फरवरी को ही वीडियो डालेंगे, ठीक है। लेकिन यार आप भूल गए हैं 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में कि क्या है। अब आपको मतलब भी नहीं है कि बजट क्या है, नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यार देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी जानने का अधिकार है, ठीक है। तो थोड़ा सा सुनिए ध्यान से, नहीं तो डिसलाइक कीजिए और जाइए, ठीक है। तो सरकार कहती है कि ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट है, और अभी हम लोग 2022 में हैं और हमारा आजाद हुआ 75 साल हो गया, ठीक है। और हम लोग जो ये बजट बना रहे हैं ये 2047 तक के लिए एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। भैया 75 साल का तो बात किए नहीं है हम लोग, अब 2047 तक का, 2047 में कौन रहेगा नहीं रहेगा किसका पता है, ठीक है। तो ये सब बात है, और इसमें रोड, रेल, इरिगेशन मतलब सिंचाई, इस सब पे मेन फोकस किया जाएगा, ऐसा बोला गया है, ठीक है। क्या होगा नहीं होगा हमको नहीं पता है। 1,55,000 पोस्ट ऑफिस को डिजिटल बैंकिंग किया जाएगा, ठीक है। मतलब उसको डिजिटली ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ये अरुण जेटली जी जब बजट पेश किए थे तो उसमें भी कुछ इसी टाइप का डेटा था, ठीक है। तो उसी को डेटा को बढ़ाया नहीं, शायद थोड़ा सा घटा करके ही नया शब्द दे दिया गया है। टैक्सेशन स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। और यह निर्मला मैम का चौथा बजट है जो कि 1 घंटा 40 मिनट लंबा है, जो कि 2022 में, और इतिहास में सबसे लंबा बजट भी निर्मला मैम ही दी थी जो कि 2 घंटे 42 मिनट का था, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। इन्हीं के कार्यकाल में जो इनकम टैक्स का फाइलिंग है वो 2014 से 21 तक, उस टाइम पे 3 करोड़ 31 लाख लोग इनकम टैक्स फाइल कर रहे थे, और अब 6 करोड़ 50 लाख लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हम आपको बताए हैं पीएम गति शक्ति योजना, ठीक है। तो 2025 तक सरकार का कहना है कि 1.4 ट्रिलियन यूएसए डॉलर, मतलब कि 111 लाख करोड़ रुपए जो है कि हमारी सरकार इस पे खर्च करेगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें रोड बनेगा, हाईवे बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, न्यू स्कूल बनेगा, और इस सब को बनाने के लिए 16 मंत्रालय को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, क्योंकि आपस में कॉम्बिनेशन बना रहे सबके बीच में, मतलब इजिली फंड जो है कि पास होते रहे, ठीक है। अगले 3 साल का इनका क्या टारगेट है कि 400 नया ट्रेन चलेगा। वंदे भारत जो ट्रेन लॉन्च हुआ था वो 100 कार्गो टर्मिनल्स बनाया जाएगा, ठीक है। एनएच का लेंथ जो है कि अगले ही साल तक ये बोल रहे हैं कि हम 25,000 किलोमीटर बढ़ा देंगे और इसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, ठीक है। अच्छा, सप्लाई चेन नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए एक प्रोडक्ट एक स्टेशन, मतलब 1 प्रोडक्ट 1 सिस्टम पे काम होगा। मतलब कि जैसे अगर बिहार में यार क्या होता है
कि जैसे अगर मान करके चलो कि हम लोग हाजीपुर की बात कर ले तो हाजीपुर का केला प्रसिद्ध है, ठीक है। मुजफ्फरपुर की बात कर लेते तो मुजफ्फरपुर का लीची प्रसिद्ध है। ऐसे ही जो है कि भागलपुर की बात कर ले तो भागलपुर का आम प्रसिद्ध है ना। तो ऐसे ही जो है कि हर स्टेशन का एक अपना प्रोडक्ट हो, किसी स्टेशन का अचार प्रसिद्ध हो जाए, किसी स्टेशन पर का कुर्सी प्रसिद्ध हो जाए, किसी स्टेशन का लाइट प्रसिद्ध हो जाए। वन प्रोडक्ट वन सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ये इंडिया का कंसेप्ट नहीं है, ये एक्चुअली चाइना का कंसेप्ट है, जो कि चाइना 1980 से 90 के दशक में ये लागू किया था और इस पे पानी की तरह पैसा बनाया, तभी जो है पूरे दुनिया में मेड इन चाइना का वर्चस्व कायम हुआ था, ठीक है। उसके बाद पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नया घर बनाया जाएगा और 48 करोड़ का इस पे खर्च होगा, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारा बात नहीं आया, आएगा अभी, थोड़ा देर रुकिए आप। इंडियन पोस्ट ऑफिस को बैंकों से जोड़ा जाएगा, अभी बताए हैं आपको, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग का माध्यम इसलिए पोस्ट ऑफिस को बनाया जा रहा है क्योंकि यार ऑनलाइन बैंकिंग काफी तेजी से बढ़ रहा है। 1,55,000 जो डाकघर है हमारे देश के अंदर, इसको अगर नहीं जोड़ेंगे तो डाकघर पीछे हो जाएगा। इसके लिए ये भी अरुण जेटली जी के बजट में था, ठीक है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में एटीएम लगेगा। आप कोई गांव से हैं, आपका घर गांव में है, तो अब एटीएम के लिए टेंशन नहीं लेना है, आप पोस्ट ऑफिस में एटीएम हमारी सरकार लगाएगी, ठीक है। जब आप विदेश जाते हैं, दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो जो पासपोर्ट बनता है उसी में आपका डेटा रहता है। अब जो है आपका डेटा इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट बनेगा, ई पासपोर्ट, जहां की बायोमेट्रिक थंब अपना डालेंगे, डेटा आपका पूरा आ जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना, ठीक है। एक क्लास एक टीवी चैनल, अभी तक 12 टीवी चैनल चल रहा है, 12 से 1200 तक इसको ले जाया जाए, सॉरी 200 तक, ओके। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। डिजिटल करेंसी विच इज क्रिप्टो करेंसी, 30% का टैक्स लगेगा और 1% टीडीएस लगेगा, ठीक है। तो टीडीएस क्या होता है, जैसे मैं हूं और मैं क्रिप्टो करेंसी आपको दे रहा हूं, ठीक है। अपने जितने भी मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर है, सबको एक एक क्रिप्टो करेंसी देंगे, सबको एक एक बिटकॉइन दे देंगे, ठीक है। 45-50 लाख रुपए सबको देंगे। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे ना आपको, तो आपको जब एक बिट करेंसी मिलेगा ना, बिटकॉइन मिलेगा ना, तो 45 लाख का 1% जो है कि आपको सरकार को देना होगा, टीडीएस इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इसका मतलब होता है। अब आइए हमारे बात पे, ठीक है, कि बहुत देर से हम भी इंतजार कर रहे थे इसी बात का कि एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, इस पे रिकॉर्ड खरीदारी होगी, सरकार हमारी बोल रही है। कितना खरीदारी होगी? 1,63,00,000 किसान से 1,208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान एमएसपी पे खरीदा जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 का 37 लाख करोड़ रुपया बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। 23 फसल पे एमएसपी मिलता है सरकार के द्वारा। अब देखिए, ये सब बात सही है, ठीक है, लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो है कि किसान को एमएसपी, मतलब अगर हम मोदी जी से भी पूछें तो मोदी जी कि सबसे ज्यादा एमएसपी किस राज्य को मिलता है? हम बिहार वालों को नहीं, सबसे ज्यादा मिलता है पंजाब वालों को और कुछ कुछ मिलता है उत्तर प्रदेश वालों को। हम बिहार वालों को एमएसपी नहीं मिलता है, ठीक है, और मिलता है तो कैसे मिलता है हम बताते हैं, ठीक है। बिहार में जो एमएसपी का पूरा सिस्टम चलता है वो पैक्स के थ्रू चलता है, ठीक है। पैक्स होता है, हर पंचायत में आप बोल सकते हो एक पैक्स होता है, जैसे मुखिया जी होते हैं वैसे ही पैक्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पैक्स का काम क्या होता है? धान गेहूं ये सब का खरीदारी करना, समझे। तो ये लोग क्या करते हैं, धान गेहूं क्या हर किसान के पास जाके खरीदते हैं। अब देखिए, धान जैसे कि अभी ठंड, मतलब ठंड है, अभी क्या चीज का खेती हो रहा है? अभी गेहूं का खेती हो रहा है, समझे। तो ये जो गेहूं कटेगा, अब मतलब कि कटने का टाइम आ गया है, तो अभी से खरीदारी शुरू हो जाएगा कुछ दिन में। तो किसान को भाई अब भी पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मार्च में उनका गेहूं कट रहा है, जैसे बिहार में थोड़ा सा लेट कटता है, मार्च में कटेगा होली के आसपास, तो किसान को अब भी पैसा मिलना चाहिए। अगर गेहूं का सरकार रेट तय करती है 2,000 रुपए क्विंटल, मान लेते हैं अभी, ठीक है, तो 2,000 क्विंटल किसान तो अपना फसल काट के खाद पानी सब डाल के तैयार कर ली, तो 2,000 क्विंटल काटी किसान, गई बेच के आई, इनके खाता में 2,000 रुपया चलिए, इनको मिलता नहीं है 2,000 रुपए, ठीक है। अभी हम मोदी जी को थोड़ा सा साइड करते हैं, अभी हम बात करते हैं एक्चुअल फैक्ट पे। तो ये जो 2,000 रुपया है ना, ये 2,000 रुपया किसान को नहीं मिलेगा। किसान क्या करेगा, ये एमएसपी का रेट है और नॉर्मल रेट फिर क्या हो जाएगा 1,500 रुपया, ठीक है।
तो ये जो 1500 रुपया है ये लोकल बनिया से जो है कि बेच देंगे, ठीक है। और ये जो लोकल वाला जो बनिया लोग है ये क्या करता है, ट्रक पर माल लादता है, भेज देता है पंजाब, ठीक है। बिहार के लोगों के लिए बात कर रहे हैं, हरियाणा। अब वहां के मंडी में जो है कि ये सामान बिक जाता है 1600-1700 में, क्योंकि वहां एमएसपी मतलब कि एट ए टाइम चलता है, ठीक है। और वहां इनको पैसा मिल जाता है। और हमारे किसान का कितना लॉस किया, 500 रुपया का लॉस गया, ठीक है। अच्छा, तो किसान को तो मिला नहीं, किसान को एमएसपी कुछ नहीं मिला, 2,37,000 करोड़ रुपया सब जो है कि इधर नहीं मिला। बिहार वाले को जो भी होगा उसमें 1,000 करोड़ रुपया होगा तो किसान को नहीं मिला। अब चलिए, कुछ किसान के पास औकात है होल्ड करने का 6 महीना की, जब पैक्स का खरीदारी होगा, जब रेट घोषणा होगी तब खरीदेंगे, ठीक है। वो किसान का क्या है कि देखो भाई, पैक्स वाला अब क्या करेगा, मान लो हम आपको बताते हैं कि जैसे मानो ना कि ये है पैक्स, ठीक है, ये है पैक्स एजेंट। इसका काम क्या है, ई जाएगा बनिया से कम रेट में गेहूं खरीद लेगा, सरकार को जो है कि सरकार के जो कि गोदाम होता है, गोडाउन होता है, जहां जमा होता है वहां ले जाके जमा करवा देगा, इसके अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। तो इसके अकाउंट में पैसा नहीं आता है तो खोजता है एरिया का किसान, समझे। एरिया का जो बड़ा बड़ा किसान होता है ना उसको खोजेगा कि रे केकरा केकरा पास 10-10 बीघा जमीन है, खोजो उसको। इसके जमीन का रसीद ले लिया 10 बीघा का, इसके जमीन का रसीद ले लिया, इसके जमीन का ले लिया, इसके जमीन का ले लिया, इसके जमीन का ले लिया, ये हो गया। इस सब के अकाउंट पर जो है क्या करेगा, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए मंगवा देगा, 1-1 लाख 2-2 लाख, मतलब 25-50 लाख का सामान जो है कि खरीद लिया, ठीक है। ऐसे हो गया 2-2 लाख, 20-25 आदमी एगो पंचायत में अगर खरीद लेगा, बताइए आप, 3 लाख 4 लाख का धान, 1 करोड़ जितना भी फंड आता होगा, इसके ऊपर है कि जितना का खरीद ले धान, ठीक है। तो 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 25 लाख जितना के मन उतना का खरीदेगा, इससे खरीद लिया, इससे खरीद लिया, इससे। तो ये सबसे धान नहीं खरीदा, इसका रसीद लेके सरकार को भेजा, जब पैसा आया इसको पता होता है कि पैसा चला गया, बस इसको बोलेगा कि भैया आप चेक काट के अब हमको दे दीजिए। ये किसान लिए ठेंगा, इनको कुछ नहीं मिला, सारा पैसा कौन ले गया, ये पैक्स वाला। पैक्स वाला अपना जो मन सो धान अपना इधर दिया, जो मन सो गबन किया, क्या किया। कुल मिला के देखिए मोदी जी, कुल मिला के हमारे किसान भाइयों को कुछ नहीं मिला। आपका जो ये एजेंडा है कि हमारे किसान का आमदनी दोगुना करेंगे, ठीक है, तो ये जो किसान का आमदनी है ये लोग जो है ये लोग करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों के लिए एक जांच कमेटी बना के और ऐसा किया जाए कि इन लोगों को पहले पकड़ा जाए, कि किसान से पूछा जाए कि क्या भाई आपको जो है कि पैसा मिलता है 2,000 रुपए पे टाइम पे मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर इस चेन को सुधार देंगे अगर मोदी जी, तो किसान भाई का फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसमें अगर हम लोग भी कुछ योगदान कर सकते हैं तो हम लोग मतलब हमेशा तैयार है, हम युवा लोग, ठीक है। लेकिन किसान का स्थिति सही नहीं होगा अगर मोदी जी, तो देश का स्थिति सही नहीं होगा। तो इस चीज को जो है, इस चीज को भी थोड़ा सा मतलब हम बच्चे, हम बालक लोगों के बातों को ध्यान में लाइए। ऐसा हमारे बिहार में होता है, हो सकता है कि आपके भी राज्य में होता हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को भाई थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, ठीक है, क्योंकि ये चीज जानना जरूरी है। हम ग्राउंड लेवल का बात बताए हैं आपको, 2-3 और बात बताते हैं ग्राउंड लेवल का, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए आप। ऑर्गेनिक फार्मिंग सरकार के बजट में है कि गंगा नदी के 5 किलोमीटर के एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाएगा। एग्रीकल्चर का जो स्टार्टअप है, एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर आप स्टार्टअप करेंगे तो आपको लोन मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है, बिजनेस में लगाने के लिए। ये अमेरिका में भी कुछ समय पहले हुआ था, क्योंकि अमेरिका के जो लोग थे वो मतलब अमेरिका के जो युवा लोग थे वो खेती नहीं करना चाहते थे, खेती को वो लोग भी बेकार मानते थे, बट वहां की सरकार पैसा दी। अब आज के डेट में अमेरिका के जो युवा लोग हैं वो खेती भी करते हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं, ठीक है। तो युवा लोगों को क्या मिला है इस बजट से, नए स्टार्टअप को पहले 3 साल के लिए टैक्स छूट मिलता था, 4 साल के लिए मिलता है, ठीक है। 60 लाख नया जॉब सरकार मतलब इससे क्रिएट होगा और 30 लाख स्टार्टअप के थ्रू क्रिएट किया जाएगा। ओवरऑल 90 लाख मिलेगा, किसको ये हमको नहीं पता है, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर, कॉर्पोरेट जिसको बोलते हैं, 6,000 करोड़ का पैकेज इनको मिला है और 1,40,04,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ है इनके तहत, ठीक है। तो ये कुछ है। अब भैया महिला को क्या मिला है, ठीक है, तो महिला को कुछ नहीं मिला है, ठीक है। हाँ, 2 लाख आंगनबाड़ी है देश में, उनको उनके पोस्ट को अपग्रेड किया जाएगा। अब देखिए, ईयरफोन लगाते हैं, चार्जर के ट्रांसफार्मर जो चार्ज करते हैं, मोबाइल का जो लेंस है जिससे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, पॉलिश डायमंड होता है, इस सब पे कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है, ठीक है।
स्टील का जो स्क्रैप होता है कचरा, एंटी डंपिंग और रड, ये सब थोड़ा सा सस्ता होगा। जैसे फॉरेन में जाके हम लोग खरीद के वहां डंपिंग करते हैं तो वो सब इंडिया में करेंगे, ठीक है। जो अम्ब्रेला है, छाता, वो अगर विदेश से लाएंगे महंगा, अपने देश का लेंगे सस्ता, ठीक है। उस पर इंपोर्टेड ड्यूटी लगा दिया गया विदेशी छाता पर, मतलब कि अपने देश की अम्ब्रेला इंडस्ट्री को फायदा हुआ है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो चाइना वीना से आता था वो महंगा हो गया है, मतलब हमारे देश के जो लोग कारीगर हैं वो बनाएंगे, सस्ता होगा, मतलब इस पे कोई टैक्स, उतना हेवी ड्यूटी नहीं लगेगा। लेकिन जो फॉरेन से आता है उस पे इंपोर्टेड टैक्स लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान महंगा होगा। सबसे पहले बार बजट में एक चीज को लिया गया है कि गांव घर में क्या होता था ना भाई, कि अक्सर जो है लोग, मतलब कि किसी पैसा की कमी से, कैसे बताएं हम आपको, अभी फैक्ट्स वाला, किसान को तो पैसा मिला नहीं, 5 साल 10 साल खेती किया, ब्रेन डिस्टर्ब कर जाता है भाई। 1 मिनट आपके पास पैसा नहीं रहेगा, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यार ये माध्यम है जिंदगी जीने के लिए, किसान यार करते रहता है, इसको कुछ मिलता तो है नहीं, ब्रेन डिस्टर्ब कर जाता है, कोई समाज वाला, घर वाला, कोई किसी को साथ नहीं देता है, ठीक है। एक सच आपको हम बता रहे हैं। और फिर क्या होता है कि उसको लोग समाज पागल घोषित कर देती है, समझे, लेकिन वो पागल होता नहीं है। तो हमारी जो देश है इसको कंसीडर ही नहीं करती थी। तो इस बार के बजट में सरकार इस चीज को कंसीडर की है, मेंटल हेल्थ समस्या को मानी है कि ये एक एक्चुअल में समस्या है। कोरोना के बाद भी बहुत लोगों मतलब इस चीज को फेस किए हैं, ठीक है। तो 23 मेंटल हेल्थ सेंटर को ओपन किया जाएगा। किसान को क्या मिलेगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी मिलेगा, ठीक है। किसान ड्रोन उड़ाएंगे, यहाँ तो खेती इधर हो नहीं रहा है, ट्रैक्टर का पैसा जो है कि डीजल के रेट से उभर नहीं पा रहे हैं, अब ड्रोन का भी जो है कि चार्ज देंगे, लेबर का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए किसको पे करना होगा, इसके बारे में जब हम पेपर में कल पढ़ रहे थे, तो जैसे फसल क्षति होता है, ठीक है, तो फसल क्षति के लिए जो पता किया जाता है कि कितना फसल बर्बाद हुआ है, उसके लिए ड्रोन का खर्च सरकार उठाएगी। सही बात है, सरकार पैसा देती है तो सरकारें उठाएगी, जो एजेंसी पैसा देती है वो उठाएगी। जो उसके बाद जो आसपास कौन कौन सा खेती क्या हुआ इस पे भी, मतलब 2 बार का खर्च सरकार देगी, जो कि सरकार से ही रिलेटेड है। लेकिन तीसरा बार जो ड्रोन से स्प्रे होगा, दवा छीटा जाएगा खेत में, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, उसका पैसा किसान देगी। कुल मिला के किसान को मिला नहीं है कुछ, ठीक है, लेकिन किसान को पैसा भरना होगा, क्योंकि ड्रोन अगर भाड़ा पे लेंगे तो, और भाड़ा पे अभी महंगा होगा, बाद में सब सस्ता होगा, अभी तो महंगा होगा, तो अभी तो सरकार को खर्च उठाना चाहिए। अब एक और चीज हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि रोजगार के लिए एक प्रोग्राम चलता था, मनरेगा रिडक्शन, ठीक है। मतलब मनरेगा रिडक्शन नहीं, मतलब मनरेगा एक प्रोग्राम चलता था। मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। तो इसके जो है कि बजट में हटा दिया गया है पैसा, 73,000 करोड़ कर दिया गया है 2022 में, और पहले 98,000 करोड़ रुपया था, ठीक है। और हमारे भारत में एक डेटा के अनुसार इकोनॉमिक टाइम्स के दिसंबर 2020 में लगभग 53 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि मनरेगा आखिर क्या होता है। देखो भैया, अभी कैसे चलता है इस पे हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा पहले का बताते हैं, समझे। हम खास करके बिहार पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यार देश का हर राज्य डेवलप हो जाएगा, लेकिन हमारा बिहार बरसों से देखते आ रहे हैं ऐसे ही के ऐसे ही है। अब हम लोग को भाई स्टेप लेना पड़ेगा, अब समय आ गया है कि अब जगना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो मनरेगा में क्या होता था, मान लो कि ये है मनरेगा, तो मनरेगा में पंचायत स्तर पे मुखिया जी के खाता में पैसा आता है, समझे, किसके खाता में, मुखिया जी के खाता में। तो पहले हर लोगों का खाता नहीं खुला हुआ था, ठीक है, मतलब अकाउंट, और ये पैसा किसको मिलता है, गरीब जो बीपीएल में आते हैं, ठीक है, बीपीएल में, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो बीपीएल के लोग आते हैं वो उनका कार्ड बनता है, बीपीएल कार्ड, लेबर कार्ड उसको बोलते हैं, ठीक है। तो लेबर कार्ड पे क्या होता था भैया कि कोई मजदूर है, मान लो कि हम मजदूर हैं, तो हम गांव में तालाब खना रहे हैं, तो 100 दिन काम करेंगे, ठीक है। तो मुखिया जी क्या करेंगे कि इस तालाब को खनवा देंगे जेसीबी से, समझे, और जेसीबी से खनवाने के बाद में जो लेबर है इसके नाम पे 100 दिन का हाजिरी लगा देंगे। मान लो कि 130 रुपया के हिसाब से इनका हाजिरी लगा, वो सरकार तय करती है कि एक दिन का कितना देना है लेबर को, ठीक है। तो उस टाइम पे 130, 140, 150 अभी कितना हमको एग्जैक्ट पता नहीं है। तो 100 दिन का 130 गुने 100 कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 13,000 रुपया हो गया।
ये लेबर को मुखिया जी जितना में मना लें, अब मुखिया जी इसको 300 में मना ले, चाहे 1000 रुपया धरा दे, ये लेबर तो कुछ किया नहीं, खड्डा को कौन खन दिया, जेसीबी खन दिया। तो मुखिया जी जो है कि 1500, 1600, 2000 में लेबर को दे दिए, लेबर से साइन करवाए और पैसा निकाल लिए। कुल मिला के पैसा किसके खाता में गया, मुखिया जी के खाता में। ठीक है, अभी क्या होता है, अब अकाउंट सिस्टम आ गया है, तो 40-60 के रेशियो में 60% ले लेंगे मुखिया जी, 40% ले लेंगे कौन, हम मजदूर। 50% मतलब हम भी एक तरह से बेईमान है, लेकिन हम मजबूर हैं। अगर हम लेबर हैं, हम अपना एग्जांपल अगर लिए तो हम मजबूर हैं। इस सब के लिए ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी है। एक तो बजट कम कर दिया गया, 98 कितना आपको हम बताए थे, 98,000 करोड़ से 73,000 करोड़ रुपया कर दिया गया। 25% बजट को काटा गया है मनरेगा से। 50-51 मिलियन लोग जो है कि 53 मिलियन लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है, तो बजट भी इधर काटा गया है। मतलब एम्प्लॉयमेंट पे सरकार का फोकस नहीं है, लेकिन जो पैसा आ रहा है कम से कम उसमें तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो ये चीज नहीं है, इस सब चीज पे यार एक मतलब कि एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक्चुअल ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम मजदूर हैं तो हमसे कोई पूछने आता है कि क्या हम एक्चुअल में काम किए हैं, और काम किए हैं तो क्या हमको एक्चुअल मजदूरी मिला है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये वाला बात हो गया। उसके बाद एमएसपी पे सामान खरीदना, तो इस सब में यार अब ट्रांसपेरेंसी का जरूरत है। हम आपको ग्राउंड लेवल का बात बताए हैं, ऐसा नहीं कि मतलब इधर उधर से आपको कुछ कुछ बता दिए हैं, क्योंकि ये चीज और एमएसपी पे जो सामान खरीदा जाता है ये दोनों देखे हुए हैं हम, ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं। अब बजट में वो जो है कि महाभारत का श्लोक मिला है हम लोगों को, 72वां अध्याय 11वां श्लोक, जो कि हम लोग भूल गए हुए थे। उसमें क्या है कि दापित्वाकरं धर्म राष्ट्रं नित्यं यथा विधि अशेषान कल्प्यद्राजायो क्षेमानात् निद्रित। ठीक है, मतलब कि जो राजा है उसको किसी भी प्रकार का ढिलाई नहीं करना है, पूरा टैक्स लेना है, ठीक है, धर्म के अनुरूप कर का संग्रहण करना है। धर्म कहेगा टैक्स लेना है, धर्म के अनुरूप, तो उसमें छूट नहीं देना है, उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लेते रहना है, संग्रह करते रहना है, खजाना भरते रहना है। साथ ही राज धर्म के अनुसार शासन करके लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला बात अगर हम मानने के हकदार हैं, क्योंकि ये महाभारत की बात है, ठीक है, कोई आम बात नहीं है, तो नीचे वाली भी बात जो है हमारी सरकार को मानना चाहिए। जैसे कि राजा को किसी भी प्रकार की ढिलाई न करते हुए धर्म के अनुरूप कर का संग्रहण करना चाहिए। सही बात है कि राजा भैया अगर टैक्स नहीं लेगा तो देश कैसे चलेगा, तो राजा को टैक्स लेना जायज है, धर्म के अकॉर्डिंग संग्रह करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमसे 3%, आपसे 5%, उससे 10%। जैसे बिजनेस क्लास लोगों से अगर आप बजट को देखिएगा तो उन लोगों का टैक्स कम किया जाता है, और हम मिडिल मैन लोग का जो कि टैक्स बढ़ाया जाता है। जैसे एक श्रवण कुमार थे, अपने माता को एगो तराजू में बैठाए, एगो में पिता को बैठाए और लेके चल दिए, समझे। तो जो मिडिल मैन है वो श्रवण कुमार है, आगे में कॉर्पोरेट बैठ गया और पीछे में जो है कि ये बीपीएल धारी बैठे हुए हैं। मतलब पीछे में पूरा गरीब और आगे में कौन है, कॉर्पोरेट बैठे हुए हैं, ठीक है। और मिडिल मैन जो है कि दोनों के बोझ लेके जो है कि अपना दबाव झेलते जा रहा है, समझे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथ ही राजधर्म के अनुसार शासन करके लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो राजधर्म में जो एमएसपी पे जो पैसा आता है वो भी राजधर्म का हिस्सा है। तो एमएसपी के पैसा को सही में किसान के पास नहीं पहुंचता है। आप बोलिएगा कि हम ये बात कैसे कह रहे हैं, तो भैया मेरे पापा भी किसान हैं, ठीक है, हम एक मतलब किसान के बेटे हैं, तो हमको, और हम गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो एक्चुअल बात हमको पता है, ठीक है। दूसरा, ये मनरेगा वाला बात हम बहुत दिन इसको देखे हैं। हर गांव में मुखिया होता है, आपके भी गांव में होगा, मेरे भी गांव में है, हर गांव में है, तो वहां भी ये चीज होता है, ठीक है। और इसको आप ग्राउंड लेवल पर पता कर सकते हैं। तो ये सब भी जो है कि राजधर्म में ही आता है, ऐसा नहीं कि राजधर्म में नहीं आता है। तो राजधर्म को बनाए रखने के लिए शासन, लोगों को कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, महाभारत कह रहा है, ठीक है। तो महाभारत के अनुसार सरकार को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। और अगर हम कुछ ज्यादा इस वीडियो में बोल दिए हैं तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी जो बातें हैं, इस बातें को आप आगे पहुंचाइए। ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत बड़ा बात बोल दिए, ये छोटा सा बात है, लेकिन अब हम युवा लोगों को इस बात को आगे पहुंचाने की जरूरत है, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।